हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज का अपना काम शुरू करते हैं, जो कि अपना चैप्टर है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। इन आवर हिस्ट्री बुक आवर पास्ट पार्ट 2 ऑफ क्लास 7th वी आर डूइंग द चैप्टर टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। तो भाई इसमें हमने पिछले सेशन में जो काम किया था उसमें जो मेडिवियल भारत था उसके बारे में हमने देखा भाई कौन से ऐसे नगर थे, शहर थे जो धीरे धीरे विकसित हुए। जो नगर थे उसमें जो मेन थे, जैसे सूरत, हम्पी, मसूलीपट्टनम, सोमनाथ, वृंदावन, पुष्कर, ये जितने भी नगर थे, टाउन थे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ द टाउन्स हैव डेवलप्ड एट दैट टाइम। उस समय ये टाउन किस तरह से विकसित हुए भाई, किस तरह से विस्तार हुआ इनका। तो सबसे पहले हमने देखा भाई एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। भाई ये जो टाउन्स थे इनमें जो हमने शुरुआत की चोला डेंसिटी से, तो भाई वहाँ देखा हमने जो सेंटर थे कुछ है कि इनमें जो टाउन्स थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थे, वहाँ से शासन चलाया जाता था। जैसे कि चोला डेंसिटी थी तो कावेरी नदी पर जो एक टाउन है उरैयूर और तंजावुर, यहाँ से इन्होंने अपना शासन शुरू किया था। इसके बाद भाई देखा हमने टेम्पल्स, टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। जो टेम्पल टाउन्स थे, बहुत सारे ऐसे टाउन थे जो टेम्पल टाउन्स थे, मतलब जो मंदिरों के रूप में विकसित हुए थे, जहाँ पर श्रद्धालु लोग आते थे, पूजा अर्चना की जाती थी। जैसे कि भी हम अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे भाई तिरुवन्नमलाई थी भाई, मदुरई, तंजावुर, वृंदावन है, पुष्कर, ठीक है, सोमनाथ, इस तरह के जो टाउन थे उन्हें टेम्पल टाउन कहा गया था, जहाँ पर मंदिर वगैरह बने थे और लोग श्रद्धा से के लिए आते थे पूजा अर्चना करने के लिए। इसके बाद जो थे, इसके बाद हमने देखा भाई लोस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में। जो मूर्तियाँ थी वो किस तरह से बनाई जाती थी, जो ब्रोंज की मूर्तियाँ थी। तो इसमें क्या होता था भाई, एक पहले एक मूर्ति बनाई जाती थी मिट्टी वगैरह की, उसको जो चारों तरफ मिट्टी लगा दी जाती थी। जो वैक्स की मूर्ति बनाई जाती थी उसके चारों तरफ मिट्टी का लेप करके और उसको सुखा दिया जाता था। जब सूखने के बाद उस वैक्स को, जो मूर्ति बनाई थी जिस वैक्स से, उसको पिघला दिया जाता था और जो खाली ढांचा बच जाता मिट्टी के अंदर, जो भी बच जाता खाली ढांचा, उसमें जो कांसा था उसको पिघला करके डाल दिया जाता और उसको सुखा लिया जाता। जब सूखने के बाद उसको बाहर की मिट्टी को तोड़ करके उसको मूर्ति के रूप में प्राप्त कर लिया जाता था। ये लोस्ट वैक्स टेक्निक थी उस समय मूर्ति बनाने की। उसके बाद नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, छोटे छोटे शहरों का किस तरह से विकास हुआ भाई, क्या क्या था उसमें। जैसे मंडापिका था, छोटी छोटी मंडियाँ थी वहाँ पे, छोटी छोटी जिस जैसे हम कहते हैं भाई रेहड़ी, जिसे हम आज के टाइम कहते हैं, छोटी दुकानें जिसे हम कहते हैं, हाट जिसे हम कहते हैं, ये थे। और उस समय क्या क्या बेचे खरीदे जाते थे, ऑयल प्रेशर्स और शुगर मेकर, टोडी मेकर, स्मिथ, स्टोन मेसन्स, ये वो दुकानें कर चलाते थे अपनी। और बेचा खरीदा जाता था उनमें हॉर्सेस, साल्ट, कैम्फोर्स, सेफ्रॉन, बीटल नट, स्पाइसेस लाइक पेपर, ये इनकी खरीद फरोख्त की जाती थी। हमने देखा भी ये मार्केट का सीन था और यहाँ पे कौन कौन छोटे छोटे व्यापारी हैं और पशु बेच रहे हैं। उसके बाद टैक्सीज ऑन मार्केट्स। उसके बाद हमने देखा भी टैक्स कौन सी तरह के थे, कौन सी चीज़ों पर टैक्स थे और किस तरह के टैक्स लिए जाते थे। दो तरह के टैक्स लिए जाते थे। एक तो था काइंड के रूप में, मतलब ऑब्जेक्ट्स के रूप में, और दूसरा कैश के रूप में। कई बार क्या होता था, जो टैक्स था ये जो जमींदार वगैरह होते थे, जैसे हमने पिछले चैप्टरों में डिस्कस किया था
कि भाई वो बेकार का काम लेते थे, मतलब उनको एक महीने में एक दिन या फिर हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक दिन उन जमींदारों के सामंतों के घर काम करना होता था। इस तरह से वो टैक्स लेते थे। अब देखते हैं भाई, आज जो अपना टॉपिक है वो है ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, छोटे और बड़े व्यापारी। देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, ट्रेडर बहुत तरह के थे भाई। दीज इंक्लूडेड द बंजाराज, सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली होर ट्रेडर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस। तो हमने पढ़ा था भाई, ये जो ट्रेडर थे उन्होंने अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए थे, फॉर्म्ड एसोसिएशन, संघ बना लिए थे, जैसे कि बंजारे होते थे और जिसमें घोड़े बेचने वाले थे। तो भाई वो क्या करते थे, जो सैनिक वगैरह थे उनसे नेगोशिएशन का काम करते थे भाई, उनको कितने दामों में बेचेंगे, उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, इस तरह से उनका जो हाँ देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, बहुत तरह के व्यापारी थे भाई। दीज इंक्लूडेड द बंजारास, उनमें बंजारा भी थे, जो कि हमारे चैप्टर 7 में, नेक्स्ट चैप्टर में होंगे, पढ़ेंगे हम लोग। सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस, बहुत सारे व्यापारी थे, खास तौर से जो घोड़ों के व्यापारी थे, हॉर्स ट्रेडर्स जो थे, उन्होंने एसोसिएशन बना लिए थे भाई, ग्रुप बना लिए थे अपने, with headmen who negotiated on their behalf with warriors who bought horses। और वो एक अपना नेता चुन लेते थे, हेडमैन चुन लेते थे, जो क्या काम करता था, जो उसका काम था वॉरियर्स के साथ नेगोशिएशन करना। जो भी उनको खरीदते थे, जो वीर लोग थे, जिसे क्षत्रिय कहा जाता था, या लड़ाइयाँ लड़ते थे, सैनिक जो होते थे, उनसे कितने में खरीदेंगे, कितने में बेचेंगे, ये बातचीत करते थे ये हेडमैन। Since traders had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravans and formed guilds to protect their interests। क्योंकि इन व्यापारियों को एक साम्राज्य से दूसरी जगह साम्राज्य में जाना होता था अपने सामान को बेचने के लिए, तो इनको जंगलों से भी गुजरना पड़ता था, और अलग अलग जो साम्राज्य थे, किंगडम्स थे, उनको भी पास करना होता था। तो इसके लिए भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने गिल्ड्स बनाए भाई, गिल्ड्स बनाए, जिसे कहते हैं व्यापारियों का झुंड, जिसे हम कहते हैं ग्रुप। तो भाई उन्होंने बनाए ताकि वो अपने इंटरेस्ट की सुरक्षा कर सकें, अपने सामान की, अपने ग्रुप की सुरक्षा कर सकें। There were several such guilds in South India from the 8th सेंचुरी ऑनवर्ड। भाई जो साउथ दक्षिण भारत था, उसमें बहुत सारे ऐसे गिल्ड्स थे भाई, ऐसे ग्रुप बना लिए थे व्यापारियों ने बहुत सारे 8वीं सदी में। द मोस्ट फेमस बीइंग द मणिग्रामम एंड नानादेशी, उनमें से सबसे फेमस थे जो मुख्य जिसे हम कह सकते हैं वो थे मणिग्राम और नानादेशी। ये ग्रुप हैं मणिग्राम और नानादेशी, ये गिल्ड हैं ट्रेडर्स के, जो उस समय काफ़ी फेमस थे। दीज गिल्ड्स ट्रेडेड एक्सटेंसिवली बोथ विद इन द पेनिनसुला एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। और ये जो गिल्ड्स थे, ये जो ग्रुप थे व्यापारियों के, ये विद इन द पेनिनसुला, जो हमारा प्रायद्वीप है भारत में थे, उसमें व्यापार करते थे, एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करते थे भी, जिसमें श्रीलंका है, बर्मा है, जिसे म्यांमार कहा जाता है, और भी बहुत सारे देश थे साउथ ईस्ट एशिया के। देयर वर आल्सो कम्युनिटीज लाइक द चेतियार्स एंड मारवाड़ी ओसवाल हु वेंट ऑन टू बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। उस समय चेतियार, दक्षिणी भारत में चेतियार और उत्तरी भारत में मारवाड़ी, जैसे राजस्थान गुजरात में जो व्यापारी लोग होते हैं उन्हें मारवाड़ी कहा जाता है भाई। तो ये जो मारवाड़ी और चेटियार थे, ये धीरे धीरे बहुत फेमस होने लगे और लगभग पूरे देश में व्यापार करने लगे भाई। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोहराज ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ द रेड सी।
पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो भाई गुजराती जो व्यापारी थे जिसमें कौन कौन थे? हिंदू बनिया थे, हिंदू बनिए थे भाई। मुस्लिम बोहरा थे, तो मुस्लिम बोहरा, बोहरा जैसे हमारे यहाँ बनिया कह देते हैं हिंदियों में, तो वैसे मुस्लिम में उन बनियों को कहा जाता है बोहरा। मुस्लिम के बोहरा थे। तो उन्होंने कहाँ कहाँ व्यापार किया? उन्होंने व्यापार किया रेड सी, लाल सागर, पर्शियन गल्फ जो फारस की खाड़ी थी, ईस्ट अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में इन्होंने व्यापार किया। तो इनको एक बार देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ है। रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना एक बार देख लेते हैं मैप में। ये यहाँ पे देखिए, ये जो इलाका है, ये जो तुम्हें ब्लू दिखाई दे रहा हो, ये जो इलाका है, ये ब्लू तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, अभी जो लाइन खींच रहा हूँ मैं, ये है रेड सी, लाल सागर। यहाँ है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, और ईस्ट अफ्रीका है। ये जो इलाका है ये सारा का सारा ईस्ट अफ्रीका का है, इस तरफ का। ये अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पे, बहुत बड़ा नीचे तक। तो इसका पूर्वी जो हिस्सा है, जो अरेबियन सी जो हमारा है, इससे लगता हुआ, और हिंद महासागर, तो उससे लगता हुआ पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका का जो हिस्सा था, पूर्वी तट वहाँ पर, और जो हमारा श्रीलंका है इस तरफ नीचे की तरफ, और चीन जो हमारे इस तरफ है, वहाँ पर ये लोग व्यापार करते थे। They sold textiles and spices in these ports. In exchange, brought gold and ivory from Africa and spices, tin, Chinese blue pottery and silver from Southeast Asia and China. तो भाई वहाँ पर क्या क्या ये बेचते थे? They sold textiles and spices. ये लोग टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े और स्पाइसेस मसाले बेचते थे, और रिटर्न में उनसे क्या ले लेते थे? जब जो भी व्यापारी जो खरीदते थे, जो लोग उनसे खरीदते थे मसाले और कपड़े, तो ये उनको उनसे ले लेते थे गोल्ड, सोना, आइवरी, हाथी के दांत, और ये खरीदते थे अफ्रीका से। सोना और हाथी के दांत अफ्रीका से खरीदते। स्पाइसेस, टिन, चाइनीज ब्लू पोट्री एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। और मसाले जो दूसरे मसाले जो मसाले इन लोगों के पास, इन ट्रेडर्स के पास नहीं होते थे, वो मसाले टिन जस्ता एक धातु है, चाइनीज ब्लू पोट्री चीन में बनने वाली नीले रंग की चीज़ें, भाई मिट्टी के बर्तन होते हैं ये पोट्री, एंड सिल्वर और चांदी फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया से ये लेके आते। तो लेके क्या जाते थे? ये दो चीज़ें बेचने लेके जाते थे, और ख़रीदते क्या क्या थे, मतलब वापस क्या क्या लेके आते? ये चीज़ें ये वापस लेके आते। The towns on the west coast were home to Arab, Persian, Chinese, Jewish and Syrian Christian traders. अब आगे है भाई द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट। तो जो हमारा वेस्ट कोस्ट है, एक बार देख लेते हैं वेस्ट कोस्ट किधर है। वेस्ट कोस्ट अपना है, ये देखिए अपना वेस्ट कोस्ट है ये वाला हिस्सा। कोस्ट मतलब किनारा, समुद्र का किनारा, ये है वेस्ट कोस्ट। और इस तरफ है ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट
ठीक है, वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। तो जो ये वेस्ट कोस्ट था, ये वाला हिस्सा, इस पर किस किसने जो किया था, बसेरा डाला था या रहने लगे थे, यहाँ पर रहने लगे थे अरब। अरब रहने लगे थे, पर्शियन फारसी लोग रहने लगे थे, चाइनीज़ चीन के लोग, जेविश यहूदी रहने लगे, सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स और सीरिया के क्रिश्चियन ईसाई व्यापारी रहने लगे पश्चिमी तट पर। Indian spices and clothes sold in the Red Sea ports were purchased by Italian traders। और जो भारत के मसाले और कपड़े थे जो कि रेड सी में बेचे जाते थे, वहाँ पर इटली के जो व्यापारी थे, इटालियन ट्रेडर्स, वो खरीदते थे और इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट्स। और धीरे धीरे वो आखिर में कहाँ पहुँच गए, यूरोप के बाज़ारों में, भारत के मसाले और कपड़े। फैचिंग वेरी हाई प्रॉफिट्स, जो कि उन व्यापारियों को, जो इटली के व्यापारी थे, इनको बहुत बड़ा मुनाफा कमा के देते थे। फ़ायदा बहुत होता था भारत के मसाले और कपड़े खरीदने में। Spices grown in tropical climates, pepper, cinnamon, nutmeg, dried ginger, etc. became an important part of European cooking। अब ये जो मसाले हैं, पेपर, सिनामोन, नटमेग, ड्राइड जिंजर, और भी जो भारत के व्यापारी उनको बेचते थे, इटली के व्यापारियों को, तो वो यूरोप के जो खाना बनाने के तरीके थे, जो पद्धति थी, उसमें फेमस होने लगे। उनकी मांग बढ़ गई भारत के मसालों की। एंड कॉटन क्लॉथ वाज वेरी अट्रैक्टिव, और भारत का जो कॉटन क्लॉथ था, सूती वस्त्र था, बहुत ही सुंदर, लाजवाब होता था उस समय। दिस इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया। और इसका परिणाम क्या हुआ भाई, भारत के कपड़े भी उनमें फेमस हो गए, भारत के मसाले भी उन लोगों में फेमस हो गए। तो इसका परिणाम क्या हुआ, इनका परिणाम हुआ जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो भारत में आने लगे, भारत ने उनको खींच लिया, आकर्षित कर लिया। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंज द फेस ऑफ ट्रेडिंग एंड टाउन्स। तो इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे भाई, किस तरह से भारत ने खींचा उनको कस्बों में अपने। अब एक देश है भाई, उस समय एक देश था, जगह थी काबुल। विद इट्स रग्ड माउंटेन्स लैंडस्केप, काबुल इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान became politically and commercially important from the 16th century onward। भाई जो काबुल है ये आज के अफगानिस्तान में, आज का जो अफगानिस्तान है, चलिए देख लेते हैं एक बार कहाँ है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, हाँ, ये रहा अफगानिस्तान। ये है इंडिया और ये है अफगानिस्तान। ठीक है, ये है अपना इंडिया। तो बीच बीच में, क्योंकि पुराने टाइम में पाकिस्तान और भारत एक ही कंट्री हुआ करते थे, तो पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान था वो एडजेसेंट कंट्री था इंडिया का। इस अफ़गानिस्तान में, इस काबुल में बहुत सारे पहाड़ थे, मतलब इसकी ज़मीन थी वो पथरीली थी, ऊंची नीची जगह थी, समतल नहीं थी। तो वो क्या था भाई, पॉलिटिकली एंड कमर्शियली इम्पोर्टेंट। 16वीं शताब्दी से ही, 16th सेंचुरी से ही वो पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से और कमर्शियली, व्यापारिक रूप से मुख्य बिंदु रहा था भाई। काबुल एंड कंधार वर लिंक्ड टू द सेलिब्रेटेड सिल्क रूट, क्योंकि काबुल और कंधार ये जो दोनों शहर थे उस समय, टाउन्स थे बड़े बड़े, तो ये दोनों सिल्क रूट से जुड़े हुए थे। रेशम का एक रास्ता हुआ करता था व्यापार करने का, उससे जुड़े हुए थे दोनों। बिसाइड्स ट्रेड इन हॉर्सेज वाज प्राइमरीली कैरिड ऑन थ्रू दिस रूट। इसके अलावा सिल्क रूट तो था ही, लेकिन इसके अलावा इस पर घोड़ों का भी व्यापार होता था।
In the 17th century, Jean Baptiste Tavernier, a diamond merchant, estimated that the horse trade at Kabul amounted to rupees 30,000 annually, which was a huge sum in those days. तो भाई एक ये जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर हुए हैं, जो कि एक डायमंड मर्चेंट थे, एक हीरो के व्यापारी थे। इन्होंने एक एस्टिमेशन किया भाई, इन्होंने एक लगभग अंदाज़ा लगाया कि जो हॉर्स ट्रेड था, जो घोड़ों का व्यापार था काबुल में उस समय 16वीं शताब्दी में 30,000 रुपयों का वार्षिक होता था। तो विच वॉज ए ह्यूज सम इन दोज डेज। उस समय ये 30,000 की रकम बहुत बड़ी हुआ करती थी। Camels carried dried fruits, dates, carpets, silks, and even fresh fruits from Kabul to the subcontinent and elsewhere. उस समय जो व्यापार होता था वो कैमल के थ्रू होता था, ऊँटों के द्वारा होता था। तो भाई ये ऊँट थे, उन पे लादे जाते थे, लेके जाए जाते थे ड्राइड फ्रूट जिसे हम मेवे कहते हैं, सूखे फल जिसे कहते हैं, डेट्स खजूर, कारपेट्स कालीन, सिल्क रेशम हो गया भाई, इवन फ्रेश फ्रूट और ताज़े फल फ्रॉम काबुल। काबुल से ये चीज़ें खरीद के ऊँटों पे लाद के ले जाते हैं भाई टू द सब कॉन्टिनेंट एंड एल्सवेयर कहीं और भारत में लेके आते और दूसरी जगहों पे बेचने लेके जाते। स्लेव्स वर आल्सो ब्रॉट हेयर फॉर सेल, और वहाँ पर दासों को भी बेचने के लिए ले जाया जाता था भाई। तो ये था काबुल, उस समय किस तरह से व्यापार होता था। अब है क्राफ्ट्स इन टाउन्स, जो कस्बे थे उनमें किस तरह की कलाकारी होती थी, शिल्प किस तरह का होता था। द क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ बिदर वर सो फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम टू बी कॉल्ड बिदरी। जो बिदर है हमारे देश में, अभी मैप में देखें भाई बिदर कहाँ है। बीदर, चलिए देखते हैं बीदर कहाँ है। ये रहा बीदर, ठीक है बीदर। तो भाई यहाँ पर जो वर्क होता था कॉपर के उसमें सामान पे, ये जो इन कॉपर एंड सिल्वर फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर और सिल्वर जो तांबा और चांदी के जो बर्तन थे उनके ऊपर जो कलाकारी की जाती, जैसे तुम लोग अभी देख रहे हो भाई, यहाँ पे बड़ी ही सुंदर कारीगरी की गई है, पिक्चर्स वगैरह बनाई गई है। तो इस काम के लिए बीदर बहुत फेमस हो गया था, और वहाँ पर ये जो कला थी इसको बीदरी नाम दे दिया गया था, क्योंकि बीदर में प्रचलित थी, इसलिए इसका नाम बीदरी कह दिया गया। द पांचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टेड ऑफ गोल्ड स्मिथ्स, ब्रॉन्ज स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, मेसन्स एंड कारपेंटर्स वर एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। अब जो पांचाल थे या फिर विश्वकर्मा जो जिसे कहा जाता है उस समुदाय को, कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, जिसमें कौन कौन थे, सुनार थे, गोल्ड स्मिथ थे, ब्रोंज स्मिथ जो तांबे कांसे के काम करते हैं जिसे कसेरे कहा जाता है, ब्लैक स्मिथ लोहार जिसे कहा जाता है, मेसन्स मिस्त्री या फिर राजगीर जिसे कहा जाता है, कारपेंटर्स बढ़ई जो लोग थे, उनके काम वर एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल, जो मंदिर वगैरह बनाए जाते थे उसमें बहुत ज़रूरी काम था इनका। दे आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, और जो महल बनाए जाते थे राजाओं के, सामंतों के, उनमें भी इनका मुख्य योगदान होता था उनको सुंदर दिखाने में। बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वायर्स, अच्छा बड़ी इमारतें थी, बड़ी बिल्डिंग्स थी, टैंक्स थे बड़े बड़े, और रिजर्वायर संग्रहण जिसे हम कहते हैं,
जल संग्राहक जिसे हम कहते हैं, जिसे हम डैम्स भी कह सकते हैं, तो उनको बनाने में इनका बहुत योगदान था। सिमिलरली वीवर सच एज द सेलियार और काइकोलर्स इमर्ज्ड एज प्रोस्पेरस कम्युनिटीज मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल्स। और ये जो वीवर थे, जुलाहे जिसे हम कहते हैं, कपड़े बुनने वाले, इनमें सलियार या फिर काइकोलर्स वो एक समृद्ध कम्युनिटी के रूप में उभरे हुए, मतलब बहुत, जिसे हम कह सकते हैं भाई बहुत धनवान हो गए थे। मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल, वो भाई मंदिरों में डोनेशन दे देते थे, दक्षिणा दे देते थे। सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स। और कुछ खास तौर से कुछ जो कला थी, कुछ काम थे, जैसे कि मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, जो सूत को साफ करना, क्योंकि सूत को बना तो लिया लेकिन उसको सफाई भी ज़रूरी है। स्पिनिंग, उसकी कताई ज़रूरी है ताकि धागा बने। एंड डाइंग, उसको कलर करना, रंग करना, ये खास काम बन गया, ये अलग काम बन गया कपड़े बनने से हटके अलग। चेंजिंग फॉर्चून्स ऑफ टाउन। अब भाई जो कस्बे थे, जो अलग अलग विकसित हुए, जो नहीं हुए थे, उनकी किस्मत किस तरह से बदल रही थी। सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, वेंट ऑन टू बिकम मेजर कमर्शियल सिटीज़, बट अदर्स लाइक तंजावुर श्रंक इन साइज एंड इम्पोर्टेंस ओवर द सेंचुरीज। भाई अहमदाबाद की तरह दूसरे जो सिटीज़ थे वो इतने भाग्यशाली नहीं रहे, कि भाई जैसे कि भी तंजावुर का एग्जांपल ले सकते हैं, वो श्रंक इन साइज, एक तो भाई साइज था उसका, उसमें कम हो गया, साइज उसका छोटा हो गया, मतलब जो विस्तृत फैला हुआ था वो सिकुड़ गया, उसका जो एरिया था वो कम होता गया। एंड इम्पोर्टेंस ओवर द सेंचुरीज, और सदियों तक उसका जो इम्पोर्टेंस था वो भी कम होता गया। मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल, on the banks of Bhagirathi, which rose to prominence as a center for silks and became the capital of Bengal in 1704, declined in the course of century as the viewers faced competition from cheap mill-made cloth from England। अब जो मुर्शिदाबाद था, मुर्शिदाबाद जो जगह थी, जो टाउन था, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जो कि भागीरथी नदी, जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं भाई, तो भाई उसके किनारे पे ये जो शहर था, ये कभी रेशम और रेशम के कपड़े बनाने के लिए बहुत फेमस था भाई पुराने टाइम में। और ये कैपिटल भी बन गई थी 1704 में बंगाल की, वेस्ट बंगाल की। डिक्लाइन इन कोर्स ऑफ द सेंचुरी एज द व्यूअर फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम चीप मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। वो भी भाई अब समृद्धशाली नहीं रहा, वो भी डिक्लाइन हो गया भाई, उसका भी पतन होने लगा, क्योंकि उस समय भाई कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया था चीप मिल मेड, जो सस्ती मशीनों में बने हुए, फैक्ट्रियों में बने हुए कपड़े से, जो कि होता था इंग्लैंड में, जो कि बनाया जाता था इंग्लैंड में। क्योंकि मुर्शिदाबाद में सारा कपड़ा हाथ से बनाया जाता था, जो बहुत महंगा पड़ता था, लेकिन जो इंग्लैंड में मशीनें बनाती थी वो कपड़ा जल्दी मिलता था और सस्ता भी होता था। इसलिए मुर्शिदाबाद का जो काम था वो भी कम होने लगा, वो भी फेमस कम होने लगे भाई। क्लोजर लुक हम्पी मसूलीपट्टनम एंड सूरत, ये हम पढ़ेंगे भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक में, अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए शुरुआत से। अब एक छोटी सी पिक्चर देख लेते हैं भाई, किस चीज़ की है, क्या कोई गैस कर सकता है? बिल्कुल, ये है जरी का काम। जैसे हमारे घरों में शाल वगैरह होते हैं, तो भाई उस शाल के जो किनारे होते हैं उसको कलर से या फिर कलर्ड थ्रेड से जो बुना जाता है, वो काम है ये। A 17th century कैंडल स्टैंड ब्रास विद ब्लैक ओवरले, ये जो हमने अभी पिक्चर देखी थोड़ी देर पहले,
17वीं शताब्दी का कैंडल स्टैंड है ये, जिस पर काम किया गया है ब्रास विद ब्लैक ओवरले, जो कि तांबे का है भाई, कांसे का है, जिसके ऊपर कलाकारी की गई है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का। तो अब हम इसको एक बार फिर से देख लेंगे, अगला जो अपना सेशन होगा उसमें। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट। ओके, थैंक यू।